इंडिया का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो मार्च 2026 के अंदर 3.4% पहुंच चुका है। मतलब दबा करके जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड जो कि एक टाइम पे $90 पर बैरल के हिसाब से आ चुका था, वो आज की डेट में $111 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर आपको मोटे मोटे तौर पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। 2 दिन गिरता है और एक दिन चढ़ जाता है। और शेयर बाजार के अंदर कुछ ऐसी चीजें मैं चेंज कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिस वजह से जो वीडियोस थी वो आपको नहीं देखने को मिल रही थी। कोई ड्रास्टिक चेंज है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। और क्यों एक बहुत बड़ी मंदी की उम्मीदें भी निकल करके आ रही है इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इन्फ्लेशन के नंबर को लेकर के। लास्ट एक साल के अंदर मार्च में 2025 में इन्फ्लेशन के नंबर थे 3.34। उसके बाद जो इन्फ्लेशन के नंबर है हमारे, वो लगातार नीचे की साइड आ रहे हैं। हम यहाँ पे इंडियन इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। अक्टूबर के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास था। और इसी टाइम के आसपास जो आरबीआई है वो रेट कट करना शुरू कर देती है, इवन एस्केलेट करती है कि भाई जल्दी से जल्दी रेट कट करो। उसके बाद नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में 2026 में जो इन्फ्लेशन है हमारा, वो वापस से ऊपर की साइड चढ़ गया है। लास्ट 5 साल में देखें तो जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन था वो 4.85 के आसपास रहता था, जिसकी साइड हम धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है, इससे स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है और दो धारी तलवार की तरह अभी पिटाई हो रही है। क्या कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है? बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी है। ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए पूरी वीडियो देख लेना। अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो जब तक जो हमारा ब्रेंट क्रूड है वो हमारे नॉर्मल प्राइस पे नहीं आएगा, मतलब $60 पर बैरल के आसपास, ये इन्फ्लेशन नीचे नहीं आने वाला। और ये मान करके चलो कि अभी जो ब्रेंट क्रूड है वो वापस नहीं आएगा। आज की डेट के अंदर जो ईरान है उसने दोबारा से स्ट्राइक कर दिया यूएई के ऊपर, और इससे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो एकदम से जंप करके ऊपर चले गए। ईरान ने ये बोला कि उसे नहीं पता कि जो वॉर है ये कब जा करके शांत होगी, जिस वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ी हुई है। इवन अगर मैं यूक्रेन रशिया की वॉर बोलूं तो आज करीब करीब 6 साल के आसपास हो चुका है जब से ये वॉर शुरू हुई है। किसी को ये नहीं पता था कि यूक्रेन रशिया की वॉर इतनी ज्यादा लंबी चल सकती है। इसी तरीके से किसी को नहीं पता कि ईरान और अमेरिका की वॉर कहां तक चलेगी। और ये अब प्योर अनसर्टेनिटी फैला रहा है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। क्या यहां से 6 महीने तक चल सकती है? टू बी फ्रैंक, आई डोंट नो, इवन नो वन नोज कि ये कब चलेगी। लेकिन जब मैंने एक्सपर्ट्स के आर्टिकल निकाल के पढ़े तो वहां पर मुझे कोई भी पॉजिटिविटी तो देखने को नहीं मिली। और ये बोला जा रहा था कि भाई ये जो वॉर है ये लंबी चल सकती है। और मुझे देख करके अब कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जो यूएस है उसके पास कोई भी प्लान नहीं है इस वॉर से वो कैसे निकलेगा। अब यहां पे इस वॉर का असर इंडिया पे इतना देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखोगे जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो नॉर्मल तरीके से बढ़ रही हैं। अगर आप देखोगे आपकी जो गैस सिलेंडर के प्राइसेस हैं वो अभी तक नॉर्मल थे, लेकिन अब यहां से आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर के प्राइसेस हैं उनके अंदर आपको हाइक देखने को मिल रही है। जो नॉर्मल घरों के अंदर यूज होता है, जो नॉर्मली रेस्टोरेंट में यूज होता है, उस पे तो ऑलरेडी कमी थी, वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जो घरों का सिलेंडर है वो महंगा होना शुरू हो चुका है। अभी तक इलेक्शन का टाइम था। आज की डेट के अंदर काफी सारी स्टेट्स के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो आपको आते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पे एक सबसे बड़ा रिस्क, क्या यहां पे अब जो हमारे ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे? और चांसेस हाई हैं कि जो हमारे ऑयल के प्राइसेस हैं ये बढ़ेंगे। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। मतलब क्या है, अगर कोई सब्जी पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहले जाती थी जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपए पड़ती थी, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपए पड़ने लग गई, 20 रुपए आप डबल की बात कर रहे हो। हाँ, यहां पे देखो, अगर आप ब्रेंट क्रूड देखोगे तो पहले ये पड़ता था हमें $61 का, आज ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो हम डबल की बात कर सकते हैं। तो जो आपके घर के अंदर रेगुलर दाल चावल आता है, इसके कॉस्ट भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मतलब क्या है? महंगाई दर बढ़ेगा। मतलब ये जो क्रूड ऑयल है ये हमें मार रहा है। और ये सिर्फ इस तरीके से नहीं मार रहा कि भाई महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है, ये तो आप भी समझ रहे हो। आईएनआर के हाल अगर आप देखोगे तो आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाओगे। 95 रुपीस पर डॉलर। अगर आप सिर्फ एक साल की बात करोगे तो 2025 में से अभी तक
13% हमारा रुपया गिरा है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे होगा। अगर आप अपने बच्चे को यूएस भेजना चाहते थे, किसी और देश में भेजना चाहते थे ताकि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, तो अगर वहां पे 1 करोड़ पहले उसकी जो फीस थी वो बन रही थी, अब उसकी जो फीस है वो 1 करोड़ 13 लाख के आसपास आ चुकी है। तो आप ये सोचो कि कितनी ज्यादा महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ये भी है कि अब जो आप इंपोर्टेड चीजें खाते हो वो भी महंगी होंगी, और आपके जो राशन हैं वो तो ऑलरेडी महंगे होने शुरू हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो क्रूड ऑयल आप $60 पर बैरल पे खरीद रहे थे, उस समय पे जो आईएनआर का कन्वर्जन रेट था वो हमारा 84 के आसपास था। आज की डेट में सेम आपका जो क्रूड ऑयल है वो खरीदने जाते, मतलब $60 पर बैरल के आसपास ही आप खरीदने जाओगे, तो अब आपको ज्यादा आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 95 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से। मतलब जो क्रूड ऑयल है अगर वो वापस से $60 पर बैरल पे आ जाए तो भी आप 13% महंगा तेल अब खरीद रहे हो। 13% से आपके देश के अंदर जो महंगाई दर है वो बढ़ चुकी है। अब यहां पे आती है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक्चुअली आपको समझनी चाहिए। यहां पे आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अगर आप इसको नहीं समझ रहे। निफ्टी 50, अगर मैं लास्ट 2 साल के इसके रिटर्न्स उठा करके देखूं, ठीक है, लास्ट 2 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 0% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, यहां पे स्ट्रेट रिटर्न्स भी नहीं हमारे निबंध के दिखते। तो 2 साल के अंदर अगर मैं सिर्फ एफडी के रेट से यहां पे जो इन्वेस्ट करा है जिसने भी, उसके अगर मैं पैसे हटाऊं तो वो 14% ऑलरेडी लॉस में है। और ये जो इसका पैसा है जो 14% ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अनरियलाइज लॉस है, आपने इंटरेस्ट नहीं कमाया तो एक तरीके से लॉस ही। अगर आप एफडी में लगते हो 14% कमाते। इसी के साथ साथ इस 14% के ऊपर जो 13% का करेंसी लॉस है ये आपको देखने को मिलेगा। और करेंसी के साथ साथ यहां पे एक और लॉस होता है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, जो हमारा आज की डेट में कह रहे हैं 3.5% है। ऑन ग्राउंड जाओगे तो 10% से कम तो आपको नहीं दिख रहा। तो जो आपका 100 रुपया है वो 100 रुपया ना तो बढ़ा, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डेप्रिशिएट हो गया, और आपकी करंट और आपकी कंट्री के हिसाब से भी 10% से डेप्रिशिएट हो गया। तो सच में जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करे हुए हैं वो हार्डली आज 75 रुपीज वर्थ रखते हैं। अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, इवन एक्सचेंज की भी बात करते हो कि आप जाकर के उसके बदले कुछ सामान खरीदोगे, तो ये 2 नहीं 3 धारी हमला इंडियन रुपया के ऊपर, इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन लोगों के ऊपर हो रहा है, जिसके बारे में शायद आप इस समय पे नहीं समझ सकते। अब इन तीनों चीजों को अगर आप मिलाओगे तो हम एक सिचुएशन की साइड भागते जा रहे हैं। वो सिचुएशन है हैवी इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। अब इन तीनों चीजों से आपको कैसे लड़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या सारी चीजें नेगेटिव है? क्या कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं? क्या यहां से चीजें तबाह हो जाएंगी भविष्य के अंदर? नहीं। एज अ इन्वेस्टर आपको इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंट वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब क्या है, लेट से आप यहां पर ओवरऑल मोटा मोटा 100 रुपए पे लॉस कर रहे हो 15 से 17% के आसपास। ठीक है, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मिला लूं तो 15 से 17% आप लॉस कर रहे हो। तो आपको यह देखना है कि भाई मेरे हाथ में क्या है। क्या मेरे हाथ पे इन्फ्लेशन है? नहीं, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आपके हाथ में करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है? बिल्कुल, ये आपके हाथ में है, आप इसको मिटिगेट कर सकते हो। दूसरा चीज, क्या मेरे रिटर्न्स मेरे हाथ में है? निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा? ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, हमारे देश के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है? सबसे पहले करेंसी रिस्क, इसको हेज करते हैं। कैसे हेज करेंगे? सबसे पहली चीज डाइवर्सिफिकेशन। पूरी की पूरी दुनिया में अलग अलग देश है और वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो यूएस है, लेट से वो 50% पोर्टफोलियो है पूरी दुनिया का। यूरोप हमारा 15% है, उसका रशिया, चाइना मिला करके इसको 30% बना देता है, और इंडिया का इसके अंदर भाग 4% है। ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 4% इंडिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या मैं इसको नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये सच्चाई है, ऑन पेपर है, लोग इसे मानते हैं, ये डेटा बैक्ड है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये रियलिटी है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पूरा पैसा आईएनआर में डालता हूं और आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है 13% एक साल में, बहुत गंदी बात है भाई, रिटर्न्स भी नहीं मैंने, डेप्रिशिएट भी हो गया, तो मैं करेंसी रिस्क भी ले रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको पैक करूंगा अपने डॉलर के साथ या फिर गोल्ड के साथ। अब गोल्ड के साथ रिस्क यहां पर यह आ गया है कि गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो हो सकता है थोड़ा सा और क्रैश कर जाए, हो सकता है कुछ भी ना बढ़े, अपने प्राइस को ही मेंटेन करे और इन्फ्लेशन या करेंसी रिस्क को हमारे मैनेज कर पाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरी करेंसी रिस्क तो मैनेज हो जाए, लेकिन मैं
अप्रिशिएट भी करूं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो पैसा है मेरा, लेट्स से 50% पैसा, इसमें से कुछ पैसा मैं गोल्ड में डालूंगा, लेट्स से 5 से 10% के आसपास, कुछ पैसा मैं उठा करके यूएस मार्केट में डालूंगा, मान लेते हैं 10 से 20%। इससे ज़्यादा आप डाल भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा बाहर निवेश करते हो तो उस पर टीसीएस लगता है, आपका पैसा फंस जाता है, वो रिटर्न में आपको वापस मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे, लेकिन फिर भी सरकार के पास वो पैसा फंस गया। तो 10 से 20% आप यहां से उठा करके यूएस मार्केट में ले जा सकते हो। क्या यूएस मार्केट क्रैश नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यूएस मार्केट क्रैश नहीं हो सकती, लेकिन जो यूएस मार्केट के अंदर एक खतरा है जिसको आप कहते हो कि भाई जो डॉलर है वो डी वैल्यू हो सकता है, वो डॉलर बर्बाद हो सकता है, इसके चांसेस इन शॉर्ट टर्म 5 साल 6 साल के अंदर देखने को नहीं मिल रहे। वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया तो ऑयल के ऊपर उनका कब्जा है, ईरान से लड़ाई भी इसी वजह से कर रहे हैं ताकि जो ऑयल है उसको वो कंट्रोल कर पाए, एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। तो यूएस अगर एनर्जी को कंट्रोल करेगा तो जो यूएस का डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि पोर्टफोलियो का कम से कम 20 से 30% उठा करके हमें डॉलर्स में रखना है, और ओवरऑल वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप 30% इंडिया से बाहर नहीं लेकर के जा रहे, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप करेंसी रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। दो तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं हमारे, एक इंटरनेशनल हो गया जिससे मैं करेंसी रिस्क यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, दूसरी थी कि रिटर्न नहीं बन रहे, तीसरा था इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी सरकार के हाथ में है, और ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, अगर इन्फ्लेशन नीचे गिरेगा, रेट कट होगा, तो स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप क्या करो, आपके पास पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। 50% लॉन्ग टर्म मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो 50% हमारा बचा हुआ है, इसको उठा करके स्विंग करना सीख लो भाई। मतलब अगर आप स्विंग नहीं कर रहे तो आप शायद बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हो। अब स्विंग का क्या मतलब है, देखो जो बाजार है ना, ये हमेशा ऊपर नहीं जाता, हमेशा नीचे नहीं रहता, ये हमेशा कंसोलिडेट करता है। ये बैक टेस्टेड डेटा नहीं है, अपने चैनल पे मैंने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। जब भी बाजार हमारा इस वाले जोन के अंदर आता है तब हमें यहाँ पर बाइंग करनी होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर हमें सेल करना होता है, फिर नीचे आता है, फिर बाय करना होता है। ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। अगर आप देखोगे तो नेट नेट ये एक रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा है हमारा, जो कि है 26,000 वाला लेवल, और हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा एज अ सपोर्ट काम कर रहा है ये वाला लेवल, जो कि है 22,000 वाला। जब जब ये 22,000 के आसपास आए बाय करना चाहिए, जब जब ये ऊपर चला जाए सेल करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऐसी स्विंग भी करते हैं एक साल के अंदर स्मॉल कैप के अंदर या निफ्टी के अंदर, तो हम 18% के आसपास के गेंस देख सकते हैं। लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई इसने अक्टूबर 2024 में बनाया था, उसके बाद ये गिर गया मार्च 18 तक, फिर ये चढ़ गया दिसंबर 2025 में, और ये फिर गिर गया अप्रैल 2026 में, और ये फिर चढ़ रहा है। इसको कहते हैं चैनल ट्रेडिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं अपने पैसों के साथ रिस्क ले रहे हो। सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनो। 2026 और इवन इससे आने वाले साल थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। अगर आप इंटेलिजेंट वे में इन्वेस्ट करते रहोगे तो शॉर्ट टर्म में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे, करेंसी रिस्क से बचोगे, ग्लोबल डाइवर्सिफाई करोगे, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म का रिस्क नहीं समझोगे तो दिक्कत हो सकती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगता है वो ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी मोट है 140 करोड़ की जनता, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है इसके अंदर से। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑन ग्राउंड आकर के रियलिटी नहीं समझ पा रहे, और जो रियलिटी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, उनके पास जॉब नहीं है, और अगर उनके पास जॉब भी है तो उनकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि आज से 5 साल पहले जो एवरेज इनकम थी वो 10 लाख के आसपास थी। अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं तो $250 के आसपास है यहाँ पर, मतलब $2500 के आसपास है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। एक अच्छे इंजीनियर की बात कर रहा हूं जो कि टीसीएस के अंदर काम करता है, उसकी एवरेज इनकम थी साल की 10 लाख रुपए, वो बड़ी है करीब 10 लाख से 11 लाख रुपए के आसपास। बेस्ट की सिचुएशन में 5 साल की बात कर रहा हूं, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रियल टर्म में जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। जो डेप्रिशिएटिंग चीज होती है उससे आप वेल्थ कैसे बनाओगे। इसके साथ साथ लास्ट 3 से 4 सालों के अंदर डेट क्राइसिस इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। जो इंडिया के नए बच्चे हैं वो काफी ज्यादा डेट ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, और जो लोग कर्जा लेंगे वो आगे चल करके उन्हें रीपे भी करना पड़ेगा। रीपे नहीं करेंगे तो बैंकरप्सी फाइल करेंगे कि भाई हम नहीं दे पा रहे, और इससे क्या होगा, बैंक्स भी लॉस करेंगे। तो हम काफी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। ये चीजें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, आपको मैं सुनहरा पिक्चर दिखा देता कि सब बढ़िया, इन्वेस्ट करते रहो इन्वेस्ट करते रहो, तो शायद आप मेरे को लाइक भी ज़्यादा करते, मेरे को सब्सक्राइब भी ज़्यादा करते। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, डाइवर्सिफाई करो मेरे भाई। इंडिया
आज भी ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जब सही टाइम आएगा तो वापस इन्वेस्ट करो, पूरा पैसा इंडिया में तब इन्वेस्ट करो। याद रखो, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो बड़ा सच में बना है, वो बड़ा सिर्फ इस वजह से नहीं बना है कि भाई उसने एक जगह कॉन्सेंट्रेट करा। वो बड़ा इस वजह से बना है जब उसने उसको रिस्क दिखा तो उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, जब अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसने अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट किया। रिस्क मैनेजमेंट एक इंसान को बड़ा इंसान बनाता है, और बेवकूफ़ी जहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते ही नहीं। रिस्क बहुत सारे होते हैं, म्यूचुअल फंड का रिस्क, एसेट क्लास का रिस्क, कंट्री का रिस्क, ना डाइवर्सिफिकेशन करने का रिस्क, ओवर डाइवर्सिफाई करने का रिस्क, बहुत सारे रिस्क हैं। ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं एक दो चीज़ कर लूँगा चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। आज से 20 साल पहले चीज़ें अलग थी, आज अलग है, और आज से 20 साल बाद चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, इन्वेस्ट करो। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट्स अपलोड करने वाला हूँ जो शायद आपको किसी भी रीसेंट जो आप चैनल देख रहे हो उस पर तो नहीं मिलेगा। थैंक यू।